नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में नीलकंठ का जोड़ा रहता था। नीलकंठ की पत्नी बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की चिड़िया थी। वो अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती ही रहती थी। एक दिन वो दोनों गंगा के किनारे एक डाल पर बैठे थे। तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। मुझे बड़ी ही बेचैनी हो रही है। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। जब नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है, तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारा मन इतना व्याकुल है, कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता कम हो जाए। ये सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पियाजी, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है। एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही आपको इस कहानी से जानने को मिलेगा कि मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है। इन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है। गरीबी का क्या कारण होता है? ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के चंगुल में फंस जाता है? आपको ऐसे कई जवाब इस कहानी को जानने से मिलेंगे। तो आज की कहानी बड़ी ही खास और प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी से आपको 8 ज्ञान की बातें पता चलेंगी, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ कहता है, प्रिय, किसी समय की बात है, किसी नगर में बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन जुड़वा संतानों में एक पुत्र होता है, एक पुत्री। किसान अपने पुत्र का नाम तो मोहित रखता है और पुत्री का नाम माया रखता है। धीरे धीरे मोहित और माया बड़े होने लगते हैं। जब किसान की दोनों संतानें जवान हो जाती हैं, जब उनकी आयु विवाह योग्य हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वो किसान अपने पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार माया अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। बेटी को विदा करने के बाद वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। वो सोचता है कि पुत्र का विवाह हो जाएगा तो मैं अपना शेष जीवन अपने बहू बेटों के साथ गुजार दूंगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी ही निराली है। परमात्मा कब किसको अमीर बना दे, कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उस अमीर किसान के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दिन वो किसान एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों से इलाज कराता है। अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लाता है। इस तरह अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है। लेकिन पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई दवाई किसान की बीमारी में कोई फायदा नहीं पहुंचाती, तो एक दिन वो किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि पुत्र, जब कोई समस्या अपनी समझ से बाहर हो जाए, जब उसका कोई निवारण न मिल सके, तब ऐसी स्थिति में उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। पिता की इन बातों को सुनकर उनका पुत्र एकदम से चुप हो जाता है। बेचारा कर भी क्या सकता था। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी।
वो कहता है, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वो गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद मोहित अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। मोहित का घर द्वार और खेत खलियान पिता की बीमारी में पहले ही बिक चुके थे और जो कुछ भी जमा पूंजी बचती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मोहित एकदम दीनहीन हो जाता है। जब मोहित बिल्कुल कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है और दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर मोहित की बहन माया, उसका धनी व्यापारी घर में विवाह हुआ था। उसे जब अपने भाई की स्थिति का पता चलता है तो उसकी अमीर बहन अपने भाई से घृणा करने लगती है। वो सोचती है कि मेरा भाई अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार भी बिक गया है और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। यदि ऐसी हालत में वो मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी जिठानी मेरा बड़ा ही मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल कंगाल हैं, मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस कारण माया अपने भाई से रिश्ता खत्म कर देती है। ना तो माया अपने भाई को अपनी ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। माया के भाई रोहित को भी ये अच्छे से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए मोहित भी कभी अपनी बहन की ससुराल नहीं जाता है। माया अपनी ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। उधर मोहित मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ किसी तरह से दिन काटने लगता है। नीलकंठ अपनी पत्नी को आधी कहानी सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजरने के बाद तो कुछ दिन बाद उसकी बहन माया की लड़की की शादी तय हो जाती है। लेकिन मोहित की बहन माया अपने भाई को न्योता नहीं देती है। जब इस बात का पता मोहित को चलता है कि उसकी भांजी की शादी होने वाली है तो ये खबर सुनकर मोहित बहुत ही खुश हो जाता है और ये खबर जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन की लड़की की शादी है, हम सभी को माया के ससुराल चलना होगा। जब मोहित की पत्नी को ये पता चलता है कि ननद की बेटी की शादी है तो वो भी खुश हो जाती है। तो वो सोचने लगती है कि इसी बहाने ही सही, कम से कम मैं अपनी ननद से तो मिल लूँगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी भांजी की शादी है, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि हमारे ननद रानी ने हमारे लिए न्योता भेजा है। पत्नी की इन बातों को सुनकर मोहित चुप हो जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, मुझे भी ये खबर दूसरे के मुख से पता चली है कि हमारी भांजी की शादी है। वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है तो हमारी बहन की ही बिटिया। सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी, वो बात तो आपकी सही है कि आपकी भांजी की शादी है, बिना न्योता दिए अपनी ननद की ससुराल जाना मुझे उचित नहीं लगता और आपको भी नहीं जाना चाहिए। मोहित अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, माया की ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या ये भी हो सकता है उन्होंने हमें न्योता भेजा हो कि न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक ही नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए तुम सोचा विचारी मत करो, बच्चों को तैयार करके मेरे साथ माया की ससुराल चलो। अपने पिया की बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना न्योता दिए मैं नहीं जाऊंगी। पत्नी की बातों को सुनकर मोहित कहता है, ठीक है सुशीला, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना, मैं ही अकेला माया की ससुराल चला जाता हूँ। यदि मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जिठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई अपनी इकलौती बहन की शादी में भी नहीं आया। और ये कहकर मोहित घर से बाहर चला जाता है। नीलकंठ आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, मोहित बहुत गरीब था, किसी से पैसे उधार लेता है
और अपनी बहन माया को और भांजी को सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन की ससुराल को चल देता है। पैदल चलते चलते मोहित को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वो अपनी बहन के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर ही अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। तभी माया की जेठानी की नज़र मोहित पर पड़ जाती है और वो रोहित को पहचान लेती है। माया की जेठानी जाकर मोहित की बहन को बताती है कि माया, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब माया अपनी जेठानी की बातों को सुनती है तो वो अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को देखा है तो बताओ, मेरा भाई कैसी हालत में मेरे ससुराल आया है, मेरे भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। तो माया की जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर दरवाजे पर खड़ा हुआ है और दरवाजे पर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर माया क्रोध में भर जाती है और सबसे नजरें बचाती हुई अपने भाई के पास पहुंचती है। मोहित जब अपनी बहन को आते हुए देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देखकर मोहित की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद माया अपने भाई को अपने साथ लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाकर पूछने लगती है कि तुम्हारे पास किसने न्योता भेजा था। मोहित कहता है कि बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन कहीं से मुझे पता चल गया कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई की इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है कि तुम्हें बेशर्मों की तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए हो। कम से कम अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल किया होता, कम से कम मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माया के ऐसे कठोर वचन सुनकर उसका कलेजा छलनी हो जाता है। मोहित अपने बहन के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। मुझे ये बातें पहले पता होती कि मेरी वजह से तुम इतनी दुखी होगी तो मैं कभी नहीं आता। मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरी भांजी की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा मेरी बहन को मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगी। मोहित की इन बातों को सुनकर माया का थोड़ा गुस्सा शांत होता है तो माया रोहित से कहती है, चलो अब आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में रहना। भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में ले आऊंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। रोहित कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारी ससुराल से अपने घर लौट जाऊंगा, लेकिन ये कपड़े तो रख लो, इन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से लाया हूँ। माया अपने भाई से कपड़े लेकर उस कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से कुंडी लगा जाती है। मोहित उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन का वापस आने का इंतज़ार करता है। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाकर नीलकंठ चुप हो जाता है। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, बड़ी प्यारी कहानी है, आगे क्या होता है। नीलकंठ कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इधर रोहित अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरी बहन भोजन की थाली ला रही होगी, आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। और उसकी बहन अपने भाई को कमरे में बंद कर अपने घर के कामों में लग जाती है और शादी के काम धंधों में इतना खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता है कि मेरा भाई कमरे में बैठा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास से मोहित की हालत खराब होने लगती है। मोहित अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। इसलिए मोहित को अंधेरे कमरे में बंद हुए 3 दिन बीत जाते हैं।
मोहित को अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगती है। मोहित सोचता है, यदि कोई इधर नहीं आया मैं तो इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे उनका पालन पोषण होगा। मोहित ये सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम से माया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। जब मोहित के कानों में माया की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो मोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कानों में दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो दरवाज़ा खोलकर देखती है और मोहित से पूछने लगती है कि तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था। मोहित कोई जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा पूछती है तो मोहित ये बात तो छुपा लेता है कि मेरी बहन माया ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया था। उसके स्थान पर झूठ मूठ का कह देता है कि मैं कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाज़ा लगा दिया और मैं इस कमरे में बंद हो गया। यदि तुम आज नहीं आती मेरे तो प्राण ही निकल जाते। और इतना कहकर मोहित पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और अपने घर को चला जाता है। 3 दिन का भूखा प्यासा चला जाता है। चलते चलते मोहित को चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही मोहित का सिर चकराता है और वो गिरने वाला होता है तभी वहाँ पर एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वो बूढ़ी माँ रोहित को गिरने से पहले ही संभाल लेती है। जब कुछ घंटे बाद मोहित को होश आता है तो मोहित देखता है कि वो एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ है और वो बूढ़ी माँ पंखे से उसकी हवा कर रही है। होश आने के बाद मोहित खड़ा हो जाता है और खड़े होकर बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और कहता है कि हे माँ, आप कौन हो। इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा विश्राम लेता है और विश्राम करने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ आगे कहता है कि जिस बूढ़ी माँ की गोद में मोहित लेटा हुआ था वो बूढ़ी माँ एक देवी माँ होती है। मोहित की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से उस देवी माँ की पूजा किया करती थी। इसलिए जब मोहित चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो वो तत्काल देवी माँ प्रकट होकर उसे गिरने से बचा लेती है और मोहित का सर अपनी गोदी में रखकर उसे सुला लेती है। जब मोहित को होश आता है तो मोहित देवी माँ को प्रणाम करके अपने घर चलने लगता है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो और इधर तुम कहाँ जा रहे हो। तब मोहित बताता है कि हे माँ, मेरी भांजी की शादी थी इसलिए मैं अपनी बहन के ससुराल गया था और अब मैं वहीं से आ रहा हूँ और मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ मोहित से कहती है कि बेटा, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मोहित कहता है कि पूछो मैया कि तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो। बूढ़ी माँ पूछती है, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा तुमने बताया कि वहाँ पर शादी थी तो फिर खाली हाथ कैसे जा रहे हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा। बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनकर मोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो देवी माँ से कहता है कि हे मैया, अब आपसे क्या छुपाना, आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है। तब मोहित उस बूढ़ी माँ को पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ घटी थी। तो बूढ़ी माँ कहती है कि हे पुत्र, जो हुआ उसे तुम जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर अपना पेट भर लो। यदि तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपने बीवी बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। और जब तुम्हारे बीवी बच्चे तो तुमसे पूछें तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और तुम्हारा मान सम्मान भी बचा रहेगा। जब मोहित बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो बूढ़ी माँ की बात मानकर बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुँच जाता है। बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे
मोहित वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फल तोड़कर थैले में भर लेता है। ये सब करने के बाद रोहित बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर चलने लगता है। तभी बूढ़ी माँ मोहित से कहती है कि पुत्र, जाने से पहले मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ। ये 8 बातें तुम्हारे जीवन में बड़ी काम आने वाली हैं। और इन 8 बातों को सुनकर मोहित अपने घर चल देता है। जब मोहित फलों से भरा हुआ थैला लेकर अपने घर पहुंचता है तो मोहित के छोटे छोटे बच्चे, मोहित की पत्नी उसके पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये सुनकर मोहित अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली को थमा देता है और थैला देने के बाद मोहित घर से बाहर निकल जाता है। उधर मोहित के जाने के बाद जब मोहित की पत्नी उस थैले को खोलकर देखती है तो थैला का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाती है। देखती है वो थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहित की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलने लगते हैं। जब आम को काटती है तो आम की गुठलियों की जगह तो सोने की गुठलियां निकलने लगती हैं। ये देखकर मोहित की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति से कहती है, तुम तो शादी में गए थे और ये क्या लेकर आए हो। मोहित अपनी पत्नी की बातों को सुनकर सोचने लगता है, मेरी घरवाली को शायद फल पसंद नहीं आए हैं, इसलिए वो मुझसे ऐसी बातें कर रही है। मुझे अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आने चाहिए थे। मोहित अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बहना ने जो भी भेजा है वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब जो भी उस थैले में है उसे बच्चों को बराबर बांट कर दे दो। सुशीला अपने पति से कहती है, पहले तुम घर तो चलो और घर चलकर देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर सुशीला अपने पति को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है, जरा देखिए तो सही हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और ये कहकर सुशीला मोहित के सामने थैला पलट देती है और थैला पलटते ही सोना चांदी हीरे मोती निकलने लगते हैं। सुशीला कहती है, हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर हीरे मोती भेजे हैं। जब ये नज़ारा मोहित देखता है तो वह समझ जाता है, जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण नहीं थी, वो बूढ़ी माँ देवी माँ थी। लेकिन वो इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता और मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। इस तरह जब मोहित को बहुत सारा धन मिल जाता है तो मोहित फिर से अमीर हो जाता है। पैसा आने के बाद मोहित अपने बीवी बच्चों के लिए एक अच्छे से महल का निर्माण कराता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। सभी गांव के लोग मोहित का वैभव देखकर उसे मान सम्मान देने लगते हैं। जब मोहित का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, जब एक दिन सुशीला अपने पति से कहती है कि पियाजी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपने बहन की ससुराल जाओ और मेरी ननद को बुला कर लाओ। इसी बहाने वो अपने पीहर घूम जाएंगी और इसी बहाने मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। मोहित जब अपनी पत्नी की बातों को सुनता है तो मोहित अपनी पत्नी के कहने पर मोहित अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से रोहित अपनी बहन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले खड़ा हुआ था। तभी माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर दौड़ी दौड़ी माया के पास जाती है और माया से कहती है, माया तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी की बातों को सुनकर माया कहने लगती है, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। माया ऐसा इसलिए कह रही थी, माया इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। जब उसकी जेठानी बताती है कि माया तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं आया बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है, तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसा वो कहीं का राजा महाराजा हो।
तुम्हारे भाई के आगे पीछे चार चार सिपाही खड़े हैं। तुम्हारे दरवाजे पर रथ गाड़ी खड़ी हुई है। एक बार जाकर तुम देखो तो सही। माया जब अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए और अपने भाई को झरोकों से देखने लगती है। जैसे ही माया ने अपने भाई के रूप को देखा तो अपने भाई की ठाट बाट को देखकर वो चकित रह जाती है और सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था। पहनने के लिए इनके पास कपड़े भी नहीं थे। फिर अचानक उनका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद रोहित की बहन आरती का थाल सजाती है और अपने भाई की आरती उतारने लगती है और उसके बाद अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाने पड़े हैं। अपनी बहन की इन बातों को सुनकर मोहित कहने लगता है कि बहना कोई बात नहीं। उस वक्त हमारे दिन कुछ ऐसे ही थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर माया खुशी खुशी अपने भाई के साथ चलने के लिए तैयारी करने लगती है। वो तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरह जब मोहित की बहन माया अपने पीहर पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर वो दंग रह जाती है। माया देखती है कि आलीशान महल है। महल के अंदर नौकर चाकर लगे हुए हैं। अन्न के भंडार भरे हुए हैं। अपने भाई की ऐसी शान शौकत को देखकर मोहित की बहन माया हैरान रह जाती है। उधर मोहित की घरवाली अपनी ननद की खूब सेवा करती है। सारे दिन उसे अपनी पलकों पर ही बिठाए रखती है। मोहित की घरवाली को लगता है कि ये सब शान शौकत मेरी ननद की वजह से है। उनकी मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि मोहित ने कभी भी अपनी बहन की सच्चाई नहीं बताई थी कि ये सब माया की वजह से नहीं बल्कि बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से हमें मिला है। मोहित की पत्नी सुशीला इस सच्चाई से अनजान होती है, इसलिए अपनी ननद की खूब सेवा करती है, अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब माया का ससुराल जाने का वक्त होता है तो सुशीला अपने पति से कहती है कि तुम्हारी बहन कल अपने ससुराल चली जाएंगी, इसलिए तुम बाजार से अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लाओ। पत्नी की बातों को सुनकर मोहित घर से बाहर निकल जाता है और सीधा एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है कि मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है कि सेठ जी, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसमें कीमत बहुत लगेगी। मोहित कहता है कि मोची भाई, मैं तुम्हें मनचाहे पैसे दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूती बनाओ जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर जब भी वो चले, वो जूतियाँ बारी बारी से 8 बातें बोले। इसके बाद मोहित उस मोची को वो ज्ञान की 8 बातें बताता है जो बूढ़ी माँ ने मोहित को चलते समय बताई थी। मोहित मोची से कहता है। इस प्रकार मोहित ज्ञान की बातें बारी बारी से बताने लगता है। मोहित पहली बात बताता है, बात ज्ञान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता, रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस का रहता सदा, जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर कहे, कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान ही करो दूर अब आप। पांचवी बात, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो, करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं, हो से सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता तो मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजयी होता युद्ध में, ज्ञान सदा हथियार।
आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए मोहित कहने लगा, मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो ये जूतियाँ ये बात बोलें, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए करीब। मोहित मोची से कहता है, जब ये 8 बातें वो जूतियाँ बोलेंगी और जब मेरी बहन ये 8 बातें सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, इस प्रकार मोहित अपनी बहन के लिए हीरे मोती से जड़ी हुई जूतियाँ बनवाता है और अपनी बहन को आकर उपहार स्वरूप दे देता है। सोने की जूतियाँ पाकर माया का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद माया अपने भाई से विदा लेकर अपनी ससुराल चली जाती है। माया जब ससुराल पहुंच जाती है तो माया की देवरानी जेठानी पूछने लगती है कि माया, तुम अपने भाई के घर से आई हो तो तुम्हारे भाई ने क्या दिया? तो वो मोहित की दी हुई जूतियाँ दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे ये जूतियाँ दी हैं। जब माया जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियाँ कहने लगती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब माया ये सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके माया रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है, माया क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रोने लगी? तो माया अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है। मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी भी नहीं दिया और मेरे भाई ने मुझे इतनी कीमती जूतियाँ बनवा कर दी हैं। मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, मैं जीना नहीं चाहती। तभी माया की जेठानी समझाने लगती है कि माया, जो भी हुआ उसे जाने दो और आगे से किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार मत कर, क्योंकि जो धन दौलत का घमंड करता है उससे माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी ये 8 बातें हमेशा याद रखना। इस तरह माया की जेठानी माया को 8 बातें बताने लगती है। माया की जेठानी पहली बात बताते हुए कहती है, जो व्यक्ति रसोई में रात में झूठे बर्तन रखता है, खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति जल्दी ही गरीब हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अनादर होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में भी लक्ष्मी जी ज़्यादा दिन नहीं रुकती है। तीसरी बात है,